हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स की एक नई ब्रांच जो है रिगार्डिंग चार्जेस। ठीक है, तो चार्ज के बारे में आपको फिजिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ना है। देखो फिजिक्स की पूरी ब्रांच, कई सारी ब्रांच होती है, आप लोग जानते हो। मैकेनिक्स होता है, फिर ये चार्जेस के बारे में मतलब करंट का होता है, ऑप्टिक्स का होता है, वेव्स का होता है, और आपका हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे ब्रांचेस होते हैं, लाइट का ऑप्टिक्स वगैरह में आ जाता है ना। तो फिलहाल जो ब्रांच हम लोग चालू करने जा रहे हैं वो है चार्जेस के बारे में, और इसमें आप लोगों को 11th और 12th में मिला के कई सारे चैप्टर्स हैं। जरा एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि आप लोगों को इस ब्रांच को कैसे डील करना है, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा, ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे, जैसा भी होगा, और फिर बाकी आप लोगों ने साउंड का एक पार्ट छोटा सा पढ़ा है। मेनली तो आप लोग साउंड के बारे में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, है ना। मतलब वेव्स के बारे में अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव है ना। चैप्टर्स तो बाकी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बोर्ड में देखो दिक्कत क्या है कि आधा आधा पार्ट करके रखा हुआ है। एनसीईआरटी ने फिक्स करके रखा है। एनसीईआरटी ने ऑप्टिक्स, करंट वाला पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स अगले साल पढ़ाया है 12वीं में, और 11वीं में बाकी सारे पार्ट्स कवर कर दिए। मैकेनिक्स कवर करना है तो 11वीं में ही कवर कर दो, है ना। बट आपके बोर्ड में कैसा है, रोटेशनल मोशन अगले साल और बाकी सारे पार्ट्स इस साल, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अगले साल, बाकी सारे पार्ट्स इस साल। तो ऐसे कई सारे ब्रांच होते हैं, आप लोग जानते हो। तो मॉडर्न फिजिक्स वगैरह तो आप लोग एनसीईआरटी के जैसा ही अगले साल पढ़ोगे। बट कुछ चीज़ें करंट का देखो, आप लोग इस साल 2 चैप्टर पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोपट जरूर होता है एक बार। सो आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आप पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर इसी साल आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर सेमीकंडक्टर जो आपका मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है उसका एक पार्ट आप इस साल पढ़ोगे। मैं पूरी तरीके से आपको सिलेबस बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस साल और अगले साल दोनों ही साल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इस साल और अगले साल दोनों ही साल आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी भी है। इस साल और अगले साल दोनों ही साल आपको मैग्नेटिज्म भी है। इस साल EMW है, अगले साल नहीं है, ठीक है। अगले साल आपको EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और बाकी कौन कौन से चैप्टर हैं देखो, EMI है, AC है, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, AC सर्किट्स, ठीक है। और इसमें और भी पार्ट्स हैं, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सबको हम लोग मैग्नेटिज्म में ही काउंट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डील करनी है फिजिक्स की इस ब्रांच में। इस साल आप 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, और ये चीज़ आपको 12th की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में मिलेगा। 12th की एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो आपको डाला है 11th के बोर्ड में, और जो 12th की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है वो आपको डाला है 12th के बोर्ड में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों को एक पार्ट मिलेगा इस साल, जिसमें आप लोग छोटी मोटी चीजें पढ़ोगे लास्ट ईयर जैसी ही। फिर आप लोग EMF पढ़ोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखोगे, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये सब चीजें, कलर कोडिंग, ये सब चीजें आप लोग इस साल देखोगे। और अगले साल इंपॉर्टेंट वाले पार्ट्स देखोगे, है ना। किरचॉफ लॉ हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, और बाकी सारे रियोस्टेट अप्लायंसेज, मतलब एमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर, इन सब डिवाइसेस का यूज कैसे होता है, ऐसी मीटर ब्रिज है, बहुत सारी चीजें, वो सब आप लोग अगले साल देखोगे। फिर मैग्नेटिज्म में इस साल आप लोग फालतू चीजें देखोगे, छोटी मोटी चीजें देखोगे जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। EMW में आप लोग इस साल पूरा का पूरा ही पढ़ोगे। EMI AC तो आप लोग अगले ही साल पढ़ने वाले हो। फिर अगले ही साल आपको मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है, जो कि मैंने मैग्नेटिज्म में ही काउंट कर लिया है। और अगले ही साल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी सब है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को 2 साल मिला के ऐसा पढ़ना है। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उन लोग इस चीज को सीरियसली ले सकते हैं। बाकी जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो उन लोग इस साल जो पढ़ रहे हो पढ़ो, भूल जाओ, फिर अगले साल जो पढ़ना है पढ़ो, बोर्ड्स दो, फिर से भूल जाओ, है ना। अपन तो ऐश करेंगे, तो ऐसी तो लाइफ है। तो ठीक है, अभी इस साल तो अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, और इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, फिर उसके बाद आपका EMW आएगा, और फिर सेमीकंडक्टर आएगा। अब सेमीकंडक्टर भी देखो इस साल और अगले साल दोनों साल भर रखा है भाई, एक ही साल डाल दिया होता, उससे अच्छा इस साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 करके पूरा कर दिया होता इसको। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे नहीं करते कोई काम, चलेगा कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब क्या होता है देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मीनिंग होता है वो होता है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उस चार्ज के बारे में जो जो स्टडी होती है, जितनी स्टडीज हम कर सकते हैं, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें हम मूविंग चार्जेस की बात करते हैं, और अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी होता है और मैग्नेटिज्म भी होता है, ठीक है। अच्छा, क्या उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा? होगा ऑब्वियसली। बट चार्ज अगर रेस्ट पर है तो उसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
बाकी आप लोग कुलम्स लॉ हो गया, ये सब आप लोग मूविंग चार्जेस पे भी लगा सकते हो, कंडीशंस होती है कुछ कुछ, बट वो चीजें मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या है? चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी स्टडी जो हम लोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो शुरुआत करते हैं हम लोग चार्ज से चैप्टर की। चैप्टर आप लोगों का थोड़ा सा लेंदी है, बट ठीक है, कोशिश करेंगे 4-5 वीडियो में खत्म हो जाए। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने बचपन में ये वाला एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा कि आप स्केल लेते थे और फिर ऐसा हेयर में रब करते थे। रब करने के बाद आप जब पेपर के पास ले जाते थे स्केल को तो पेपर चिपकने लगता था, है ना? तो एक्चुअल में आप करते क्या थे? आप स्केल और बालों को जब रब करते थे तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज का ट्रांसफर होता था। और मान लेते कि स्केल से पॉजिटिव चार्ज आपके बालों में आ गया तो स्केल कैसा हो जाता था? नेगेटिवली चार्ज। और वो नेगेटिवली चार्ज जब आप लेकर जाते थे पेपर के पास तो वो अट्रैक्ट करता था उन्हें, और इसके कारण पेपर उससे चिपकने लगता था। याद आया कुछ? तो ऐसा बालों में जब आप रब करके लेकर जाते थे, कंघी को कर लो, स्केल को कर लो, किसी को भी कर लो, तो वो क्या होते थे? अट्रैक्ट होते थे। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हो। बहुत सारे लोगों को ये चीजें भारी जाती हैं क्योंकि इसका फील नहीं आता है उन्हें, मतलब समझ में नहीं आता है कि यार चलो अब तक तो हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, कहीं पे पुली मूव कर रही है, कहीं पे वर्क डन हो रहा है, फील आता था कि हाँ यार ये देखो सामने सब रियल एग्जाम्पल है। बट अभी चार्ज का क्या करें हम लोग? 440 वोल्ट का झटका तो दे नहीं सकते अपन, है ना? तो फील जरूरी नहीं है इस चीज के लिए। आप लोगों को बस ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। मेरा विश्वास करो, आपको पूरा का पूरा ये ब्रांच बहुत ही इजी जाने वाला है। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और विल पावर रखो अपने अंदर कि हाँ ये चीज मुझे समझ में आएगी ही आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे समझ, ठीक है? तो अब फालतू बातें बंद करते हैं। देखो अपने अंदर विल पावर रखा करो कि कोई भी चीज मुझे क्यों नहीं समझ में आएगी। मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं यार मैं क्लास में बैठता हूँ, मुझे लेक्चर समझता ही नहीं, मुझे ये कंसेप्ट समझा ही नहीं, मुझे ये चीज समझी नहीं। मैं सोचता हूँ कि यार ये नहीं समझा नहीं है, क्यों ऐसा बोलते हैं? मतलब क्या दिक्कत है? मैंने तो लेक्चर देखा और मैंने समझ लिया, क्योंकि उनके अंदर डाउट रहता है कि आज मैं बैठूंगा मुझे समझेगा या नहीं समझेगा। कभी भी अगर मैं लेक्चर बैठता हूँ तो मेरे अंदर ये कंफर्म रहता है कि हाँ बंदा बताएगा, मेरे को सब कुछ समझ में आएगा, इसके बाद मैं सारी चीज़ें आराम से कर ले जाऊँगा, है ना? तो अपने अंदर ऐसा विल पावर रखा करो कि हाँ अगर सामने वाला मुझे समझा रहा है तो मुझे अच्छे से समझ में आएगा। समझाने वाला ढंग का होना चाहिए, मेरे जैसा होगा तो आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा, है ना? ट्रूथ रिवील्ड। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वही छोटा मोटा एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक चार्जेस का ट्रांसफर दिया है, बेसिक प्रॉपर्टीज दिया है, क्वांटाइजेशन दिया है, फोर्स दिया है, फिर कुलम्स लॉ दिया है और फिर कुलम्स लॉ का 2 फॉर्म दिया है। तो यहाँ तक आज हम लोग करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग अगला लेक्चर देखेंगे। तो आज काफ़ी ज़्यादा टाइम पास हो गया आप लोगों को समझाने में, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज से। चार्ज क्या होता है? जैसे आप लोगों का देखो मास होता है ना आपकी बॉडी में, वैसे ही चार्ज होता है। मास क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है मैटर का। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बोले तो फंडामेंटल, बेसिक। अभी मैं आपसे बोलूं मास, आपको बोलूं मैं मास किसका बना हुआ है? फंडामेंटल है। मैं आपको बोलूं लेंथ किस पे डिपेंड करती है? कोई सेंस है इस बात का? नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ पे सब लोग डिपेंड करते हैं, लेंथ पे किसी पे डिपेंड नहीं करता है ना? वैसे ही चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। वही चीज यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? मतलब चार्ज को हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि चार्ज इससे बना है, चार्ज इस पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? चार्ज के अगर हम लोग बात करें तो चार्ज का जो आप लोग सिंबल यूज करते हो वो सिंबल होता है क्यू, और चार्ज का जो हम लोग यूनिट लिखते हैं वो होता है कूलम। अच्छा, चार्ज का डायमेंशन कैसे आप लोग निकालोगे? देखो रेजिस्टेंस का डायमेंशन, परमिटिविटी का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन, मतलब ऐसे बहुत सारे डायमेंशन होते हैं जो निकालने में बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, ये सब आप लोग कैसे निकालोगे? तो ये सब के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। चार्ज का तो ठीक है, ठीक, बट आप लोग जब रेजिस्टेंस का निकालने जाओगे और बाकी सबका जब आप लोग यूनिट निकालने जाओगे तो वो सब भारी होता है, यूनिट नहीं डायमेंशन। तो डायमेंशन देखो चार्ज का कैसे आएगा, आपको फॉर्मूले पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, V इक्वल टू होता है IR और Q इक्वल टू होता है IT। तो Q का फॉर्मूला होता है IT। क्या करंट बेसिक है, मतलब फंडामेंटल यूनिट है? यस। क्या टाइम फंडामेंटल यूनिट है? यस। तो चार्ज के डायमेंशंस क्या होते हैं? चार्ज के डायमेंशंस होते हैं I1 T1। देखो ना, एक करंट एक टाइम, पावर कितना है 1 ना, तो करंट का पावर 1, टाइम का पावर 1, तो I1 T1 क्या होता है इसका डायमेंशन। तो चार्ज का ये आप लोगों का होता है डायमेंशन। अच्छा, मैं बोलूं आपसे रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पता रहना चाहिए, डायमेंशन पता रहना चाहिए। तो आप लोग लिख पाओगे V/I। V का आपको डायमेंशन पता है, V का डायमेंशन कैसे आएगा? W/Q से।
अब W क्या है यहाँ पे, वर्क डन। वर्क डन का डायमेंशन हमें पता है L2m1 T-2 और Q का डायमेंशन हमें पता है I1 T1। तो जहां से V का डायमेंशन आएगा उस V के डायमेंशन को यहां रखोगे, I के साथ इक्वेट करोगे तो आपको रेजिस्टेंस का डायमेंशन मिलेगा। तो ऐसे घूमना पड़ता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे डायमेंशन निकालने में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट और सीटी में, जेई में नहीं बट नीट और सीटी में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना, डायमेंशन ऑफ ऐसा पूछ लेते हो लोग, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, इसका डायमेंशन I1 T1। अच्छा, तो ये हो गई चार्ज के बारे में कुछ कुछ बातें। अब आप लोग चार्ज जानते ही हो, चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्या बता रहा हूँ मैं फालतू चीजें, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। और क्या बोल सकते हैं चार्ज के बारे में, यूनिट हो गया, क्वांटिटी, हाँ ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है स्केलर। ठीक है, चलिए सो ये फालतू फालतू बातें चार्ज के बारे में, बहुत ही बेसिक चीज़ें से हमने शुरुआत की है। अच्छे से इन लोगों को नोट कर लो और फिर उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे देखो दिया है कि चार्ज कैसे कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो मैं ट्रांसफर ऑफ चार्ज पे बाद में जाता हूँ। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखो, एडिटिव नेचर दिया है, साफ साफ वो क्या बोलता है कि वो स्केलर होता है। अभी देखो यहाँ पे मास और चार्ज के बीच में थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंस बताया है आपकी टेक्स्ट बुक में। सो जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं वो डिफरेंस आप लोगों को बता देता हूँ चार्ज और मास का। डायमेंशन वगैरह निकालने का तरीका आप लोग याद रखना, बाकी मैं लेक्चर में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा ना, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आएगा तो वहां पे मैं पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और बहुत सारी चीजों का मैं डायमेंशन आप लोगों को निकाल के देने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, सो हाँ, चार्ज और मास के बीच का देखो यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है कि जो मास होता है पार्टिकल का वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। और जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। टोटल मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब देखो अगर किसी मास, कोई ऑब्जेक्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास मास होगा ही होगा। आत्मा के पास नहीं होता है तो आत्मा ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब कुछ लोग यहाँ पे थ्योरी देते हैं कि आत्मा जो होती है उसके पास कोई मास नहीं होता है, वो हवा में ऐसे ही उड़ सकती है। तब तो हवा भी आत्मा के सामने बोलेगी अब तो अपुनिश भगवान है, क्योंकि अपन भी इसको भी उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो मास अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास मास होना कंपलसरी है। ठीक है, सो मास, टोटल मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी देखा है मेरा वजन -30 ग्राम है, ग्राम ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, किलोग्राम ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बट चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज कैन बी 0, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक फैक्ट की तरह आप लोग इसको ले सकते हो कि चार्जेस हैव मास। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। मतलब यार चार्ज के पास मास होता है, चार्ज के पास भी देखो मास होता है। ठीक है, तो इसको फैक्ट की तरह मैंने बता दिया ऐसे ही नॉर्मली। ठीक है, तो ये बातें हो गई आप लोगों की छोटी मोटी फंडामेंटल चीजें हो गई चार्ज के बारे में। तो यही आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था। बाकी जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज दिया हुआ मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ, क्यों, ऐसे ही मन नहीं है। ठीक है, अभी के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन नहीं, कंजर्वेशन पहले बता दो, फिर आपको क्वांटाइजेशन बता दो, क्योंकि क्वांटाइजेशन से नीट में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और 2010 में ही आए थे। तो मैं पहले आपको कंजर्वेशन बता देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड सुना सुना लग रहा है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transferred। बस ये ट्रांसफर किया जा सकता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, बट ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाता हूं आपको। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि द टोटल चार्ज, द नेट चार्ज ऑफ एन isolated system remains constant। मतलब कोई भी एक सिस्टम आप रख दो तो उसमें जो नेट चार्ज है, मतलब जो टोटल चार्ज है, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा।
मतलब आप एक सिस्टम रखे हो, देखो कैसा मैं बताना चाहता हूँ, ये आपके पास एक सिस्टम है और यहाँ पे भी आपके पास एक सिस्टम है। यहाँ पे सपोज आपके पास कुछ कुछ चार्जेस हैं, सपोज यहाँ पे आपके पास +3 है, यहाँ पे आपके पास +2 कूलम है। कूलम नहीं लिखो तो समझ जाना, यहाँ पे आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके पास +2 है, यहाँ पे आपके पास +5 है। उसके बाद आपने इस सिस्टम को लिया और इसके बाद आपने इसको शेक किया, तो शेक करने के कारण चार्जेस ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो मान लेते कि अभी यहाँ पे +2 हो गया और यहाँ पे +4 हो गया, यहाँ पे अभी -2 हो गया, यहाँ पे अभी +3 हो गया। तो इस पांचवे में कितना चार्ज होगा ये आपसे पूछा है। तो लॉ तो यही कहता है कि भाई चार्ज बनाया भी नहीं जा सकता, मिटाया भी नहीं जा सकता, बट ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या बोलता है कि जो नेट चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब जितना चार्ज इसमें रहा होगा उतना ही चार्ज अभी भी होगा। तो टोटल देख लेते हैं, 3 2 5 5 10 2 12, 1 माइनस में 11, 2 8 11 9, मतलब इसमें कितना होगा, +2। नहीं समझा? देखो मान लेते ना इसमें जो चार्जेस भरे हुए उसको मान लेते Q1 Q2 Q3, और इसमें जो चार्जेस भरे हुए उसको मान लेते Q डैश। तो यहाँ पे देखो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश + Q4 डैश + Q5 डैश। Q1 कितना है, 3 + 2 - 1 + 5 + 2, समझे ना। 3 + 2 - 1 + 2 + 5 इज इक्वल टू +2 + 4 - 2 + 3, और यहाँ पे हमें पता नहीं था तो मान लेते Q चार्ज है, ठीक है। तो देखो 3 2 5 5 5 10 2 12, 1 गया 11, 11 इधर है, 2 4 6 6 3 9, 9 में से 2 गया, देखो आया 7। अरे बाबा, अब गलती हो गई में से, यहाँ पे +2 नहीं आएगा आंसर। तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 2 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7 + Q। तो देखो 7 को वहां ले जाओ, तो 11 - 7 इक्वल टू Q। तो Q कितना आएगा, +4, मतलब यहाँ पे रहेगा +4 कूलम। अभी काउंट करो, देखो 4 4 8 3 11 2 13, 13 में से 2 गया 11 यहाँ पे 3 2 5 1 2 7 5 12, 12 में से 1 गया 11 यहाँ पे, ठीक है। तो वही मैं बताना चाहता था कि जो टोटल चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दो ऐसे ही, इसी के बेसिस पर है, फालतू क्वेश्चन है ये, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बोर्ड में आ सकता है। इसमें 3 गोले हैं, इसमें 3 गोले हैं, -3 -2 -1, यहाँ पे चार्ज है 5 3 5 -3, यहाँ पे आपसे पूछा है, ये -3 है, ये 5 है, और आपसे यहाँ पे चार्ज कितना होगा वो पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं पहले पता कर लेता हूँ, तभी तो पता चलेगा ट्रू है या नहीं। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करोगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इतना देख लो, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब देखो, आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आप लोगों को बताया था, पता नहीं आपने वो लेक्चर देखा या नहीं देखा है, बट वहाँ पे देखो आया था जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का जो ऑर्बिट है वो है NH/2 पाई, है ना। सो क्वांटाइज्ड रहता है वो। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आप लोगों को फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो, मतलब जो चीज़ डिस्क्रीट हो। नहीं समझा? ऐसा बोल सकते हो आप लोग कि, चलो ठीक है मैं ये आप लोगों को बताता हूँ। जो चार्ज होता है ना, आप किसी को भी अगर चार्ज देना चाहते हो तो आप उसको आधा चार्ज, 1/4 चार्ज, 1.5 चार्ज, 2.5 चार्ज, ऐसा चार्ज आप लोग नहीं दे सकते। आप उसको या तो 1 चार्ज दो, 2 चार्ज दो, 3 चार्ज दो, 5 चार्ज दो, -1 चार्ज दो, -2 चार्ज दो, -3 चार्ज दो। क्यों? क्योंकि सबसे बेसिक चार्ज जो है, सबसे फंडामेंटल चार्ज जो है, फंडामेंटल एंड इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, मतलब कितना, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये कितना, ये सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक चार्ज है, ठीक है। और इसी का इंटीग्रल मल्टीपल आप चार्ज दे सकते हो किसी को भी, ठीक है। मतलब कितना, मतलब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है वो कहता है चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड Q = n × E, मतलब इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है चार्ज पॉजिटिव हुई हो, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ±NE, और इस Q को हम लोग बनाते हैं छोटा, तो Q = ±NE, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3.2 × 10⁻⁻16 कूलम चार्ज दे सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं क्या इतना चार्ज ट्रांसफर करना पॉसिबल है,
तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू एन ई। चार्ज कितना देना है, 3.2 इंटू 10⁻⁻16। एन पता नहीं, ई हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 2 जा कट गया, 10⁻⁻19 ऊपर गया तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻3 -16 प्लस 19 3 हो जाएगा ना, मतलब 2000 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आ गए। तो ये क्या है 2000 क्या है, इंटीजर है ना। तो इसका मतलब आप इतना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर मैं वहीं आपसे पूछता कि आप क्या 2 इंटू 10⁻16 चार्ज किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप बोलते नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू फिर देखो इंटीजर में नहीं आती। यहाँ पे ये इंटीजर में आया, 2000 इलेक्ट्रॉन आया है। मतलब अगर आप किसी को 3.2 इंटू 10⁻16 कूलम्ब चार्ज दे रहे हो, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब वो आप उसको दे रहे हो 2000 इलेक्ट्रॉन्स। 2000 इलेक्ट्रॉन्स आप उसको दे रहे हो। तो देखो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, Q इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू कितनी है, 2000 है। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे कि आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इंटीजर में आप लोग चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो। और इंटीजर में ही क्यों कर सकते हो, क्योंकि चार्ज बहुत ही फंडामेंटल होता है। क्या आप मास भी कैसा क्वांटाइज्ड है, नहीं, इंटीजर में ही आप एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस का ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, ले भाई तू आधा प्रोटॉन ले जा, कल वापस कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, कैन दिस मच इलेक्ट्रॉन बी ट्रांसफर्ड, कैन दिस मच चार्ज बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो यस और नो में आपको इसका आंसर देना रहेगा। बोर्ड में आ सकता है 1 सेंटेंस में, कॉम्पिटिशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ गए, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि आप लोग चार्ज कितना ट्रांसफर कर सकते हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और 1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ई, इंटीजर में n। ठीक है, n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। दिस इंटीजर कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, तो यही था यहाँ पे आप लोगों का। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि अगर ग्लास रॉड को आप रब करोगे सिल्क के पास, तो एक चार्ज आ जाता है 1 माइक्रो कूलम का। ठीक है, एक चार्ज कितना आ जाता है, 1 माइक्रो कूलम का। और अगर आप लोग उससे n निकालो तो n की वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻12, इतना ज्यादा। ठीक है, बट इसमें क्वांटाइजेशन नहीं हुआ। क्वांटाइजेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे इंटीजर नहीं आया। देखो है 6.25, तो 6.25 इज नॉट अ इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसको डिस्क्रीट क्यों बोला, डिस्क्रीट का मतलब तो ये होता है ना कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है, एक के बाद 2 आ रहा है, 1.1 1.2 1.3 1.34 1.33 1.4 1.43 1.44, क्राइंग इन द कॉर्नर। ठीक है, तो इन लोगों को स्किप करके आ रहा है, इसलिए डिस्क्रीट। अच्छा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट, गिवन इट मॉलिक्यूलर। अच्छा, यहाँ पे देखो ये केमिस्ट्री का पार्ट आ गया, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता ही नहीं हूँ यार। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह कैलकुलेट करना सिखाया गया होगा आप लोगों को मोल कंसेप्ट में। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल है, इसको आप लोग देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एवोगाड्रो नंबर की हेल्प से आप लोगों को करना है। ठीक है, कैसे करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे पहले आप लोग निकालोगे 1 ग्राम में, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन में, 1 होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया हाइड्रोजन में और 8 हो गया ऑक्सीजन में। ठीक है, तो H2O में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अब उसी 10 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, उसको मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, जो आपने निकाला था 6.02 इंटू 10⁻23। बट यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो क्वांटाइजेशन नहीं है, 5.34 आ रहा है ना। खैर ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लोगों को क्या याद रखना है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, बस और कुछ नहीं है। चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड in integral multiple of E। बोले तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है। पहला मेथड है आपका कंडक्शन। कंडक्शन मतलब क्या, आपके पास यहाँ पे एक कंडक्टर हो जिसके पास ढेर सारे चार्जेस हों, इसके कांटेक्ट में आप लेकर आ जाओ सेम शेप सेम साइज का कोई दूसरा कंडक्टर जिसके पास कोई भी चार्ज ना हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है और यहाँ पे चार्ज है, तो ये चार्जेस कैसे होंगे, यहाँ पे धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और बाद में आप देखोगे कि कुछ चार्ज इसके पास रहेंगे
और कुछ चार्ज इसके पास रहेंगे, है ना। चार्ज हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर चार्ज को इक्वली मतलब बंटना है तो उसके लिए आप लोगों को जो दो कंडक्टर रख रहे हो आप अपने पास, वो दोनों कंडक्टर का साइज़, शेप, एरिया और मटेरियल सेम रहना चाहिए। मतलब एक मेटल का स्फीयर है अगर इतना बड़ा, तो दूसरा भी मेटल स्फीयर इतना ही बड़ा होना चाहिए। तो इसमें अगर 10 कूलम चार्ज है तो दोनों में 5-5 हो जाएगा अगर आप उनको कांटेक्ट में लेकर आओगे तो, ठीक है। तो पहला मेथड ये है कि आप इनको लेकर आओ और कांटेक्ट में रख दो, काम हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है इंडक्शन का। अब इंडक्शन में भी दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है कि आप लोग यहाँ पे लेकर आओ नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ कोई भी यहाँ पे कंडक्टर। यहाँ पे आपके पास जो कंडक्टर है उसके पास लेके आओ। जब आप उसके पास लेके आओगे तो इस कंडक्टर में चार्जेस कैसे इधर उधर भटक रहे, दिख नहीं रहे, बट मान लो है यहाँ पे। चलो मैं बना देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसे चार्जेस हैं अभी इधर उधर बिखरे हुए। बट जैसे ही इस माइनस को यहाँ पे लेकर आओगे तो क्या होगा, जो प्लस वाला होगा वो इस माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो माइनस वाला चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा, है ना। ये माइनस के कारण इसमें जो प्लस चार्ज था वो इस तरफ आ गया और माइनस वाला उस तरफ चला गया। तो एक्चुअल में इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको हमने पोलराइज कर दिया, इधर उधर मतलब चार्जेस को बांट दिया। अब यहाँ पे जो आप लोगों का दूसरा कंडक्टर है उसको इससे टच कराओ, और जब टच कराओगे तो ये नेगेटिव वाला अभी भी इस नेगेटिव वाले को रिपल कर रहा है। तो रिपल करने के कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना, जंप करके इसमें आ जाएंगे। और फिर जब आप लोग इसको सेपरेट करोगे, मतलब इन दोनों को जब आप अलग करोगे तो आप लोग पाओगे कि इसके अंदर पूरा माइनस चार्ज आ चुका है, मतलब आपने इसको चार्ज कर दिया। समझा मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोग एक नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर लाओ, तो जो आपके पास एक दूसरा मटेरियल था यहाँ पे, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस साइड आ जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज रिपल होके उस साइड भाग जाएगा, है ना। बट ये रिपल्शन तो अभी भी चल रहा है, तो आप लोग इसके पास एक कंडक्टर लेके आओ, और क्योंकि रिपल्शन अभी भी चल रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज भागेगा उस कंडक्टर में, और उस कंडक्टर में भाग के देखो उसको चार्ज कर दिया। सपोज ये आपका कंडक्टर एम था, ये आपका कंडक्टर जेड था, तो इस जेड को आपने जब अलग किया तो आपने देखा ये भी चार्ज हो गया एम के कारण, ठीक है। तो एम ने क्या किया, यहाँ पे एम का जो यहाँ पे चार्ज था वो जेड में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्जिंग होती है। चलिए नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे अर्थिंग का, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो चारों मेथड दिए हुए हैं। तीसरा मेथड क्या है, अर्थिंग का है। अर्थिंग में देखो यहाँ पे क्या बोला है, अर्थिंग इज रिमूव्ड नेगेटिव चार्ज स्टिल सेज एम कंडक्टर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रॉड, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का सेंटेंस है, छोड़ो उसको, मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पे आपके पास सपोज एक कंडक्टर था जिस पे था नेगेटिव चार्ज, या मान लेते पॉजिटिव चार्ज था। तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे जो कंडक्टर है इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड खींच के आएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस साइड रहेगा, है ना। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। और अर्थ में क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थ को हम लोग मतलब अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अर्थ को आप एक तरीके से ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, ठीक है। तो अर्थ में बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अर्थ से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हो पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस जब यहाँ पे अर्थ में जाएंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। अभी तो न्यूट्रल है, बट क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में जाए या फिर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए तो उसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, है ना। अभी तो न्यूट्रल है, इसके कारण पोलराइज हुआ, पहले नेगेटिव इधर आए पॉजिटिव उधर गया। अभी अर्थिंग कर दो तो यहाँ अर्थ से पूरे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कुछ लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि पॉजिटिव बचा नहीं, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड था। अभी लास्ट मेथड है रबिंग का, है ना। रबिंग मतलब बोल सकते हो एक तरीके से फ्रिक्शन का मेथड, ठीक है। चौथा मेथड क्या है, फ्रिक्शन का। मतलब आप लोग जैसे जानते हो ना, मतलब सिल्क को जब रबर वुड में रब करते हो तो फिर उसके बाद क्या होता है, सॉरी मैंने रबर ठीक है, देखते हैं। ग्लास रॉड को जब आप लोग रब करते हो सिल्क के साथ तो उसमें क्या होता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो रबिंग में होता क्या है कि मतलब जैसे यहाँ पे देखो, अभी आपके पास ग्लास रॉड है और यहाँ पे आपके पास सिल्क है, ठीक है।
ये आपके पास सिल्क है। तो इन दोनों को जब आप लोग रब करोगे ना, तो रब करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें से इसमें मूव कर जाएंगे या इसमें से इसमें मूव कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे बोला है इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब जो आपका सिल्क है और ये ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड के कारण, रब करने के कारण जो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें जंप कर जाएंगे। किसमें? इसमें, सिल्क में। और सिल्क कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये कैसा रह जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दूसरा मेथड हो गया। चौथा मेथड हो गया फ्रिक्शन का। तो वेज कौन कौन से? पहला मेथड, आप कांटेक्ट में लेकर आ जाओ, कांटेक्ट में लेकर आओगे तो चार्जेस इधर उधर हो जाएंगे, शेप साइज के हिसाब से बढ़ जाएंगे। दूसरा मेथड क्या है? इंडक्शन का। आप एक कंडक्टर लेकर आओ, उसके कारण पोलराइजेशन होगा, और जैसे पोलराइजेशन होगा दूसरा कंडक्टर उसके ऊपर चिपकाओ, और जैसे ही चिपकाओगे चार्जेस उसमें जंप कर जाएंगे। तीसरा मेथड है अर्थिंग का। आप लोग एक से पहले पोलराइज करो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। चौथा मेथड है फ्रिक्शन का। दो चीज को रब करो, चार्जेस आ जाएंगे। तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजें कवर कर ली हैं, मतलब काफी कुछ कवर कर लिया है। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया चार्ज के बारे में छोटी मोटी बातें। वैसे चार्ज को जो टर्म दिया गया था वो दिया गया था ग्रीक के द्वारा, ठीक है। अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस वे आर नोन टू द ग्रीक्स इन 600 BC। थोड़ी सी हिस्ट्री की नॉलेज है, ठीक है, छोड़ो उसको। तो चार्ज के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इसका कंजर्वेशन, फिर हमने पढ़ा इसका क्वांटाइजेशन। अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा है पता है? अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि कंजर्वेशन में हमने जो क्वेश्चन किए ना दो, वो इंपॉर्टेंट थे। क्वांटाइजेशन में जो हमने फॉर्मूला देखा Q = +- NE, वो इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो दो क्वेश्चन हमने देखे क्वांटाइजेशन पे, 1 या 2, वो इंपॉर्टेंट है। बस ये ट्रांसफर ऑफ चार्ज बस एक थ्योरेटिकल था जो कि बताना जरूरी था, क्योंकि बोर्ड लेवल पर भी बता रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। खैर उतना है, ये IMP नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन और चार्ज के बारे में बेसिक नॉलेज, इतना सब कुछ करने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स बिटवीन चार्जेस। अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा वो सब कुछ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। मेन कंसेप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बातें अब चालू होंगी। अब हम पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन चार्जेस। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आया है आप लोगों का, और आपकी टेक्स्ट बुक में आई थिंक छोटी सी गलती की है। वहाँ पे लिखा है लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, जबकि कहानी उल्टी है। हम भी जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ऑलवेज रिपल, एंड जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। ये जानते हैं हम लोग, फिर भी मतलब ऐसा क्यों बोला अभी क्या पता, छोड़ो। सो फोर्स देखो, फोर्स के लिए जो लॉ बनाया गया वो बनाया गया कूलम्स लॉ। जैसे न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ था ना, वैसे एक कूलम्ब लॉ है, कूलम्स लॉ फोर्स के लिए। मतलब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे एक +Q चार्ज है और यहाँ पे एक -Q चार्ज है, और ये रखे गए हैं r डिस्टेंस दूरी पर, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है, चलो इसको +Q ही ले लो। तो इनके बीच की जो फोर्स है वो कितनी है, वो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप नहीं बता सकते। आपको चाहिए एक लॉ, कौन सा लॉ? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ की हेल्प से आप लोग बोलोगे कि कितना फोर्स इनके बीच में लग रहा है। इसको Q1 Q2 ले लो, ठीक है। तो फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, कूलम ने बोला, वो प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट पे। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। आप ही सोचो, अगर दो मैग्नेट को आप दूर रख दोगे एकदम, तो उन लोग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे ही थोड़ा पास लाओगे चिपक जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस जितनी कम फोर्स उतना ज़्यादा, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी कम। बट तुमने तो मैग्नेट का एग्जाम्पल दिया, तो चार्जेस का ले लो, चार्जेस में तुम्हें फील नहीं आता। अब दोनों को अगर जोड़ें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 बाय r²। तो F इक्वल टू आ गया K Q1 Q2 बाय r²। K यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फिलहाल इसको एप्सिलॉन ही सिर्फ हम लोग लिखते हैं, कुछ लोग इसको रीड नहीं कर पाते हैं। इसको देख लो, इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन, 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 जो बोल लो आप लोग, इसको एप्सिलॉन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो ई जैसा आप लोगों को दिख रहा है, ये के की वैल्यू होती है। अच्छा, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से के की जगह हम लोग ये रखते हैं, बट जनरली हम लोग ये रख के सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा आसानी हो। के का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹, सही है ना। इस 9 को उठाओ, इसके पावर में लगाओ, 9 × 10⁹। एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁸। सही में चेक करना पड़ेगा,
ठीक है। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू, वो के की वैल्यू, और के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग ऐसे लिखें तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट हम लोग क्यों यूज करते हैं ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल जो जनरल केस है उसमें सिर्फ हम लोग एप्सिलॉन यूज करते हैं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये है आपका कूलम्स लॉ, स्केलर फॉर्म है ये, वेक्टर फॉर्म नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ ना कि 1 पे कितना फोर्स लग रहा है 2 के कारण, तो इसको मैं लिखूंगा F on 1 ड्यू टू 2। और मैं पूछूं अगर 2 पे कितना लग रहा है 1 के कारण, तो मैं इसको लिखूंगा F on 2 ड्यू टू 1। तो F12 F21 दोनों इक्वल होते हैं बट मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट होता है तो माइनस, क्योंकि रिपल कर रहे हैं ना, तो एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा इसलिए माइनस। ग्रेविटेशन से एकदम रिलेट हो रहा है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, GM1 M2 बाय आर स्क्वायर। वहां पे देखो G को हम बोलते थे यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि वहां पे जो G था वो सबके लिए सेम था, चाहे आप बॉल ले लो, चाहे आप स्फीयर ले लो, चाहे आप अर्थ ले लो, चाहे आप सन ले लो, चाहे आप इंसान ले लो, चाहे आप जूता ले लो, कुछ भी ले सकते हो। हर एक केस में G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 थी। बट यहाँ पे जो ये आप लोगों को एप्सिलॉन दिख रहा है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। ये ग्लास के लिए अलग होगा, ये एयर के लिए अलग होगा, अलग अलग होगा सबके लिए। बट जनरली हम लोग वैक्यूम लेके करते हैं, और जब हम लोग वैक्यूम लेते हैं तो उस केस में यहाँ पे हम लोग डॉट लगा देते हैं और उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एयर के लिए, एब्सोल्यूट केस के लिए हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। तो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये जो एप्सिलॉन होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, मतलब के भी मीडियम पर डिपेंड करता है। तो क्या के सबके लिए सेम रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोलते। इतना केस समझ में आ गया। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 को आपको विथ साइन पुट करना है यहाँ पे, विथ साइन, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आप लोगों का कूलम्स लॉ। अब इसी कूलम्स लॉ में हम लोग थोड़े मोड़े क्वेश्चंस को आज करेंगे और बाकी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें अगले लेक्चर में करेंगे। क्यों? क्योंकि आज का हम लोगों का थोड़ा बहुत लेक्चर एप्सिलॉन को अच्छे से समझने में जाएगा और फिर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स में जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कूलम्स लॉ। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमने देख लिया, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज अ कांस्टेंट एंड के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी, नॉट लग जाता है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आर लग जाता है तो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी तब उसको बोलते हैं। तो ये फिलहाल परमिटिविटी है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं के की यूनिट पहले निकालना चाहूँ तो के की यूनिट क्या होगी? देखो आर को वहाँ भेज दो तो ये हो गया FR स्क्वायर बाय Q1 Q2 इज इक्वल्स टू के। तो के का यूनिट देखो यहाँ से क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये हो गया के का यूनिट। अच्छा, अगर मैं के का डायमेंशन पूछूँ तो के का डायमेंशन क्या आएगा? एन मतलब क्या? न्यूटन, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन बोलो, L1 M1 T-2। आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो L की पावर 2। Q1 Q2, Q का डायमेंशन I1 T1, तो यहाँ पे दो Q हैं, तो I1 T1 ये हो जाएगा I2 T2। समझे मेरी बात? नहीं समझे? देखो I1 T1 Q1 के लिए, I2 T2 सॉरी Q2 के लिए भी I1 T1 है ना, दोनों का डायमेंशन तो सेम ही रहेगा। तो ये देखो आपका आ जाएगा नीचे I2 T2, ऊपर L2 और L1 हो गया L3 M1 और T-2। अब ये देखो T की पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T की पावर -4, ये हो जाएगा L3 M1 I-2 T-4। ये डायमेंशन होता है, किसका डायमेंशन होता है? K का। तो कभी भी एग्जाम में आप लोगों को कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये पूछ ले तो आप लोग ये आंसर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जरा मुझे आप निकाल के बताइए एप्सिलॉन की परमिटिविटी की डायमेंशंस। परमिटिविटी का क्या डायमेंशन होगा ये मुझे निकाल के बताओ आप, ठीक है। चलिए, अगर मैं परमिटिविटी का डायमेंशन निकालने जाऊं तो इसको देखो ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सबको वहाँ कर दो, 4 पाई तो डायमेंशन ले से तो उनको छोड़ दो, तो एप्सिलॉन इक्वल टू आ जाएगा FR स्क्वायर बाय नहीं हाँ देखो ऐसा आएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू Q1 Q2 बाय FR स्क्वायर, बाजी पलट जाएगी। तो अब की बार देखो आएगा I2 T2, ऊपर तो चार्जेस हैं I1 T1 तो I2 T2 हो जाएगा, और नीचे F का डायमेंशन L1 M1 T-2
और आर स्क्वायर मतलब L2, ये L2 ये L1 L3 हो जाएगा। चलो ऊपर कर दो सबको, तो I2 L-3, देखो फिर से लिखता हूँ, L-3 M-1 I2 T4, ये होगा इसका डायमेंशन। मतलब जो आपने उसका डायमेंशन निकाला ना, उसी का साइन अपोजिट कर दो, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एप्सिलॉन का डायमेंशन। ध्यान रखना इन चीज़ों का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना इनका। चलिए, तो डायमेंशन की बातें हो गई, यूनिट की बातें हो गई, थोड़ी मोड़ी बातें हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग कूलम्स लॉ पे 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 1-2 न्यूमेरिकल अगर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हूँ तो आई विल बी थैंकफुल। नहीं, क्यों क्वेश्चन देंगे इन लोग। चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, 2 स्मॉल स्फीयर्स, आपकी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। 2 स्मॉल स्फीयर्स, 2 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर और इक्वल नेगेटिव चार्ज है और एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं विथ अ फोर्स ऑफ 6 × 10⁻⁸ न्यूटन। तो टोटल चार्ज कितना है दोनों स्फीयर पे? दोनों का चार्ज देखो सेम है, मतलब अगर इस पे चार्ज क्यू है तो इस पे भी चार्ज क्यू है, नेगेटिवली चार्ज है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपको निकालना है कितना चार्ज है। तो ऑब्वियसली कूलम्स लॉ लगाओ, F = K Q1 Q2/r²। आपको पता है F कितना लग रहा है, 6 × 10⁻⁸, K कितना होता है 9 × 10⁹, Q1 Q2 मतलब Q², R² मतलब 18 सेंटीमीटर है, तो ये होगा 18 × 10⁻² मीटर। अरे भाई 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, तो 2 सेंटीमीटर में होगा 2 × 10⁻² मीटर, तो 18 सेंटीमीटर में होगा 18 × 10⁻² मीटर। जिसको ऐसे भी ना समझ में आया हो वो ऐसे समझो, 18 सेंटीमीटर मतलब 0.18 मीटर। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए मैं 10⁻⁻² लगा देता हूँ, तो ये हो गया 18 × 10⁻²। जिनको कुछ भी ना समझा हो माफ़ी चाहूँगा। अरे सिंपल है यार, इसमें क्या इतना टेंशन ले रहे हो। 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालूँ तो मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 = 100x आएगा, तो x = 1/100 आएगा। 100 को मैं 10⁻² लिखता हूँ, तो x = आया 10⁻², मतलब 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, तो 18 सेंटीमीटर में 18 × 10⁻² मीटर होगा। ठीक है, छोड़ो, आई एम सॉरी, मैंने आपको थोड़ा मैथमेटिकली हर्ट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर हो गया 18 × 10⁻², मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख लेता हूँ, और 10⁻² को भी 2 बार लिख लेता हूँ। अब सबको इधर उधर कर दो। ठीक है, तो Q² = आ जाएगा 6 × 18 × 18 × 10⁻⁴ × 10⁻8 अपॉन 9 × 10⁻9। 9 × 2 = 18, ये 9 ऊपर गया तो ये आ गया 6 2 = देखो 12 हो गया, तो 12 × 18 × 10⁻21, -4 -8 हो गया था -12, और -12 में -9 गया तो -21 हो गया। ठीक है, बड़ी दिक्कत है। नहीं, दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया था और मैं सोच में पड़ गया कि यार मैंने क्या गलत कर दिया, बिकॉज मैं भी पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ। 11वीं में तो कुछ खास एक्सरसाइज हमने देखा ही नहीं था, बस कंसेप्ट किया था। 18 12 जा 18 10 में 180, 36 216 इंटू 10⁻21। 216 होता है 6 का क्यूब, तो 216 का रूट होगा 6√6, तो क्यू का वैल्यू आ गया। अच्छा, इसको ऐसा नहीं कर सकते ना, हाँ इसको लिख दो 21.6 इंटू 10⁻20। समझे मेरी बात, मैंने पॉइंट को पीछे लिया तो पावर 1 कम हुई। रूट ले लो तो ये आ जाएगा 21.6 का रूट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10, ये आ गई क्यू की वैल्यू। ये अभी एक स्फीयर पर चार्ज है, दोनों स्फीयर का निकालने तो दोनों को आपको जोड़ना होगा, और इसका जो रूट है वो नियरली 4.5 आता है। सो 4.5 इंटू 10⁻10, और अगर टोटल चार्ज आपको पूछा ना, फाइंड द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब Q + Q
मतलब 2Q, तो 2 इंटू 4.5 9 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बाकी आप लॉग टेबल से इसका रूट निकाल सकते हो। 2 एग्जाम में आपको ऐसी वैल्यू आएगी जिसका आप लोग आसानी से रूट निकाल सकोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे और कुछ दिया है, 4 चार्जेस, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का है तो कर लेते हैं, वरना फिर अपन एक क्वेश्चन कराएंगे और फिर थोड़ा सा हम लोग परमिटिविटी को समझेंगे, फिर लेक्चर को स्टॉप करके अगले लेक्चर में हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे कूलम्स लॉ पे। बाकी यार ये कैलकुलेशन वगैरह क्या है इसमें, अभी मैं क्यों की अलग अलग वैल्यू देते रहूँ, आर की वैल्यू अलग अलग देते रहूँ और आपसे कैलकुलेशन करवाते रहोगे, है ना। A charge plus Q exerts a force of minus 0.2 Newton on another charge minus 2Q. If they are separated by a 25 centimeter of distance, determine the value of Q. मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस 2Q चार्ज है, ठीक। अब ये प्लस Q क्या कर रहा है, प्लस Q इस पे माइनस 2Q पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। इस तरफ लगाएगा क्योंकि प्लस माइनस चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। फोर्स कितना लगा रहा है, माइनस 0.2 न्यूटन, माइनस हटाओ, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है तो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ Q क्या है, Q की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, यही कैलकुलेशन हमें करना है। तो F इक्वल टू हम जानते हैं K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर को अब की बार 25 इंटू 10⁻² मीटर लिखेंगे। सो F आर स्क्वायर, अभी ऐसे ही करने दो, F 0.2 न्यूटन है, 0.2 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1। ये K पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज माइनस 2Q, और आर स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴। K का वैल्यू डाल देते अगली बार। सो 2 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴, नीचे आ गया -2, इसका -2, और K का 9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू क्या आएगा, Q, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग यहाँ से माइनस हटा सकते हो क्योंकि चार्ज है, ठीक है। वैल्यू आएगी देखो अभी। सो कैंसलेशन करते हैं, 2 से 2 कैंसल, 25 जो हो गया 625। ये देखो Q और Q स्क्वायर हुआ था, समझ रहे हो, Q स्क्वायर हुआ था। 25 625 10⁻⁻1 10⁻⁴ 10⁻⁻5, नीचे 9 इंटू 10⁻⁹। सो ये आ जाएगा 625 बाय 9 इंटू 10⁻⁻14 इक्वल टू Q स्क्वायर। 9 ऊपर चला गया, समझ रहे हो। रूट ले लो, रूट लोगे तो 625 का रूट 25, 9 का रूट 3 और इसका रूट 10⁻⁷, तो ये आ गई Q की वैल्यू, खत्म। अब यहाँ पे आंसर में दिया है 1.18 माइक्रो कूलम। हमने जो सॉल्व करके आंसर निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। 25/3 इंटू 10⁻⁷ Q की वैल्यू है। माइनस में, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा रखा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कूलम्स लॉ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब और कुछ क्वेश्चंस देखो कैसे आ सकते हैं। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है ना, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा अगर ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, मतलब R को डबल कर दिया जाए, तो F पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप लोग कई बार देखे हो ग्रेविटेशन में, जानते भी हो, बट फिर भी एक बार और देख लो। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर था, अभी उसने बोला जो R डैश नया डिस्टेंस आया वो डबल ऑफ R है, तो जो नया फोर्स आएगा F डैश वो K Q1 Q2 बाय 2R का स्क्वायर हो जाएगा। 2R स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर। अब K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर क्या है आपका, ये आपका F है, तो F डैश आ जाएगा आपका F बाय 4। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उसके स्क्वायर गुना फोर्स कम होगा। डिस्टेंस को डबल बढ़ाओगे, डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स फोर्स कम होगा। डिस्टेंस को ट्रिपल करोगे फोर्स 9 गुना कम होगा। डिस्टेंस को आधा करोगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि आधा का स्क्वायर 1/4 और 1/4 जब ऊपर जाएगा तो 4 आ जाएगा। करके देख लो, R की जगह 1/2 डालो तो यह आ जाएगा 1/4 R स्क्वायर, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो F डैश आ जाएगा 4F, मतलब 4 गुना फोर्स आ जाएगी। तो ये छोटी मोटी बातें जो आप लोगों को बोर्ड लेवल पे आ सकती है, तो इनका खासा ध्यान रखना, ठीक है। तो कूलम्स लॉ पे जो बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं वो सब मैंने करा दिए।
अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में आया था वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ मिला के। सिंपल था यार, बहुत चिंदी था, खोटा इतना हल्ला कर दिया। चलिए, सो ये एक नीट का क्वेश्चन है जो 2010 में आया था, बस आपको डेटा इधर उधर करना था और आंसर आपके सामने था, ठीक है। बाकी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि अगर आपका Q1 6 × 10⁻³ कूलम्ब है और आपका Q2 6 × 10⁻⁻6 कूलम्ब है और जो R है वो 1000 मीटर है, तो तुम बताओ फोर्स कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते नीट में। खैर अब दे दिया हूँ तो इसका आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। चलो, अच्छा कुछ और चीज़ें आप लोग ज़रा ध्यान से समझ लो। क्या चीज़ें हैं? चार्जेस के ही बारे में। ये क्वेश्चन ट्राई करते रहो पॉज करके, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिली कूलम्ब 1 मिली कूलम्ब ऐसे लिखते हैं हम लोग, m छोटा c बड़ा, इसको बोलते हैं 1 मिली कूलम्ब। ये होता है 10⁻³ कूलम्ब। फिर आता है 1 माइक्रो कूलम्ब, ये होता है 10⁻⁻6 कूलम्ब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोनों चीज़ों का, कहीं कहीं पे आपको ये दिखेगा तो 1 माइक्रो कूलम्ब मतलब 10⁻⁻6 कूलम्ब। कन्वर्जन थोड़ा सा आपको आना चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख रहे हो तो लिख लो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अगर आप देखो तो 4πε0 FD² E² मतलब कूलम्ब्स लॉ तो लगना है, तो कूलम्ब्स लॉ लगा दो। दोनों पॉजिटिव आयंस हैं और दोनों के दोनों चार्ज Q कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो F = K Q1 Q2/R² आपने लगा दिया। अच्छा, अभी ε0 भी आपको हर जगह दिख रहा है, 4πε0, तो K की वैल्यू भी डाल दो। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 मतलब Q, दोनों आयंस देखो 2 पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग चार्ज Q, मतलब दोनों के पास चार्ज Q ही है, तो Q यहाँ भी Q यहाँ भी, क्या हो जाएगा Q²/R²। अच्छा, अच्छा कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q = क्या होता है? Q = होता है Ne। मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, तो N = क्या हो जाएगा Q/E। अब करना क्या है आपको? Q की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, इसमें डालनी है, बात खत्म। Q की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या आएगा? F देखो 4πε0 R² वहाँ भेजो, तो 4πε0 FR² डिवाइडेड बाय कुछ नहीं इज इक्वल्स टू Q²। 4πε0 FR² इक्वल टू Q², तो रूट ले लो, तो Q इक्वल टू आ जाएगा √4πε0 FR²। क्वेश्चन में N = Q/E है ना, तो N = हो गया Q कितना है √4πε0 FR² और नीचे है E। E को अगर मैं रूट में लिखना चाहूँ तो इसको √E² लिख सकता हूँ, क्योंकि रूट से बाहर होकर E ही बन जाएगा। अच्छा, सेपरेशन D दिया था ना, सेपरेशन D दिया था, तो यहाँ पे आप D लिखोगे। तो ये चिंदी सा क्वेश्चन आ गया था एक बार गलती से 2010 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को डेटा बस इधर उधर डेटा करोगे, मैनिपुलेट करके आंसर आ जाएगा। और देखो लोगों ने ऑप्शन सेम बनाए। पहली बात, ये आंसर हो नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा था ना, यहाँ पे चार्जेस दिया आपको, तो E रहना चाहिए। तो यहाँ पे फिर भी चांसेस थे, सब लोग ऐसा नहीं सोच पाते। B और C देखो सेम सेम था, कुछ लोग जल्दबाजी में B को भी मार सकते थे, E और D का ही फर्क था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आया था, मतलब जो भी है आपका। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा, कि आखिर वो होता क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एक नॉर्मल परमिटिविटी, ठीक है, देखते हैं। चलिए, अब उस चीज़ को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, हो सकता है आपको 2 मार्क का पूछ ले। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। जैसे पॉइंट मासेस के लिए ग्रेविटेशनल लॉ था, वैसे ही ये भी है। अब उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट मास मतलब ये नहीं कि छोटा सा चीज़, नहीं। अगर मैं इसी बड़े से मार्कर को बहुत दूर से देखूँ, बहुत दूर से 1 किलोमीटर दूर से, तो वहाँ से मुझे एक पॉइंट मास ही दिखेगा ये, तो वहाँ से मैं लगा सकता हूँ। वैसे अर्थ को जब आप उतना सन पे बैठ के जब आप अर्थ को देखते हो तो आपको पॉइंट मास नजर आता है, इसलिए ग्रेविटेशनल लॉ अर्थ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इट इज़ ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। बड़े बड़े चार्जेस को दूर रख दो और लगा दो लॉ, चार्जेस,
ठीक है, इसीलिए ज़्यादा रिलेट नहीं करना चाहिए, वरना मास चार्ज और कांस्टेंट ग्रेविटेशनल सब मिक्स हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि अगर दोनों चार्जेस मोशन में, तो ये लॉ नहीं लगता है, बोथ चार्जेस आर इन मोशन, देन लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड। कैन नॉट लिखा है, कैरेट नहीं लिखा है गाजर। कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर दोनों चार्जेस मूव कर रहे तो इसको अपन नहीं अप्लाई कर सकते, बट अगर मूव नहीं कर रहे, दोनों रेस्ट पे हैं, तो अपन लगा सकते। एक मूव कर रहा है, एक रेस्ट पे है, तो भी लगा सकते। तो ये लिमिटेशंस थी। चलिए परमिटिविटी को समझते हैं हम लोग। टेंशन मतलब कुलम्स लॉ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा उठाएंगे और उसके बेसिस पे हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिकॉज मैंने सोचा यार सब कुछ मिक्सअप नहीं करते, है ना। आज के लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया है, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, कुलम्स लॉ और अभी परमिटिविटी भी देख रहे हो, है ना। काफ़ी कुछ आपने देख लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई, आई नो, बट फिर भी उतना ज़्यादा भारी नहीं है, आप लोग चाहो तो आराम से मैनेज कर सकते हो। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, ये जो आपको एप्सिलॉन दिखता है, आप अगर फोर्स लिखो तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r²। तो ऑब्वियसली परमिटिविटी का मतलब होता है किसी चीज़ को परमिट करना, किसी चीज़ को अलाउ करना, मतलब ये कितना फोर्स को अलाउ करता है अपने ऊपर हावी होने के लिए, है ना। तो इसका मतलब एप्सिलॉन जितना ज़्यादा अलाउ करेगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, बट फॉर्मूला तो बोल रहा है कि अगर एप्सिलॉन ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगी, और अगर एप्सिलॉन कम है तो फोर्स तो ज़्यादा लगेगी। यहाँ तो उल्टा केस है, अगर कम परमिट कर रहा है तो फोर्स ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा परमिट कर रहा है तो फोर्स कम लग रही है। ये क्या बात हुई, अलाउ नहीं कर रहा है तो फोर्स कैसे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपने मीनिंग ही गलत समझी। परमिटिविटी यहाँ पे इसके बारे में नहीं कहा गया है कि कितना ज़्यादा ये अलाउ करता है ना, ये इसके बारे में कहा गया है एप्सिलॉन करता क्या है, इट क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड, ये अपनी खुद की फील्ड को परमिट करता है, अपनी खुद की फील्ड को परमिट करता है। इट क्रिएट्स इट्स ओन फील्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है उसके इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए ये अपनी खुद की फील्ड को परमिट करता है। तो ये जितना ज़्यादा अपनी फील्ड परमिट कर पाएगा उतना ही कम फोर्स लगेगा, ये जितना कम अपनी फील्ड परमिट कर पाएगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब समझा ऐसा क्यों? तो ये टीचर्स बताते नहीं है, वो तो ये भी नहीं बताते एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में क्या फ़र्क होता है। अब मेरी बात सुनो, जो एप्सिलॉन होता है ये सबसे कम मिनिमम कितना होता है, ये मैंने वैल्यू शायद गलत लिखी थी, 8.85 × 10⁻12 होता है, और इसका यूनिट आप देख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, नहीं न्यूटन, सॉरी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट आता है इसका एप्सिलॉन का, ठीक है। कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसा आता है ना। अच्छा, अब ये मिनिमम होता किसके लिए, ये मिनिमम होता है वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ना वो ये है, और ये मिनिमम वैल्यू है, मतलब इस केस में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो जो ये मिनिमम वैल्यू है किसके लिए, वैक्यूम के लिए, इसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट कब यूज करते हैं, जब हम बात करते हैं वैक्यूम की या एयर की, क्योंकि एयर और वैक्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं मानते हम लोग, दो की बहुत होता है, क्योंकि नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो 0.0003 तो ज़्यादा है, बट हम लोग फ़र्क नहीं मानते उतना, है ना, दोनों को एक ही मानते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे साउंड का स्पीड ही देख लो, वैक्यूम में 340 है और हम लोग एयर में भी 340 ले लेते हैं, दो ये गलत है, ठीक है, बट फिर भी सबसे कम होता है ये वैक्यूम में, कितना होता है 8.85 × 10⁻12, और सबसे कम यहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स यहाँ पे मिलती है, तो जो सबसे कम परमिटिविटी है उसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इस पे जो फोर्स मिलती है उसको हम बोलते हैं एफ नॉट। आप समझे एप्सिलॉन नॉट हम क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि हम बात करते थे फॉर वैक्यूम। अगर वो चार्जेस वैक्यूम में, स्पेस में या फिर एयर में ऐसे जनरली रखे हुए, लिक्विड में, ऑयल में, पेट्रोल में, डीजल में, अल्कोहल में, यहाँ सब नहीं रखे हुए, तो हम लोग ऐसा रखते हैं, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। अच्छा, अभी किसी भी मीडियम के लिए आपको लिखना है तो वहाँ पे आप लिखोगे एप्सिलॉन एम, दिस इज फॉर एनी मीडियम, ठीक है। और रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें,
सो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ये आपको अगले साल आएगा, जब आप कैपेसिटर वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है EM बाय E नॉट, मतलब एप्सिलॉन नॉट सॉरी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। मतलब किसी भी मीडियम के लिए अगर आपको परमिटिविटी निकालनी है तो आप उसकी रिलेटिव मीडियम परमिटिविटी पता करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो एब्सोल्यूट परमिटिविटी से, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो सबको पता ही होती है, ठीक है। अच्छा, तो वैसे यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे फोर्स के बारे में भी दिया हुआ है कि अगर रेशियो निकालना चाहें हम F0 FM के बीच में, तो रिलेटिव फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी को लेके, तो वो क्या आएगा, वो आप लोगों का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, बट इधर कैसे ही रेसिप्रोकल में है, नीचे है, तो नीचे तो उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी के लिए बस इतना समझो कि एप्सिलॉन होता क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, मैक्सिमम फोर्स आता है उससे F0 उसको बोलते हैं, बस इसको फॉर एनी मीडियम, और रिलेटिव परमिटिविटी का ये फॉर्मूला, बाकी मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन M लिखते हैं फॉर एनी मीडियम Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मैं लिखता हूँ F0, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दोनों को डिवाइड मारो तो Q1 Q2 R स्क्वायर 1/4 पाई सब कट जाएगा, बचेगा क्या, FM बाय F0 इक्वल टू बचेगा 1/एप्सिलॉन M अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट। अब ये पलट जाएगा तो FM बाय F0 आ जाएगा। FM मतलब क्या, परमिटिविटी फॉर एनी मीडियम, सॉरी फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इन एनी मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम, और F0 मतलब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन वैक्यूम। ये आ जाएगा देखो उल्टा, एप्सिलॉन नॉट बाय EM, समझाइए। अब मुझे पता है कि E0 बाय EM क्या होता है, 1/ER, क्योंकि ER क्या होता है, EM बाय E0। EM को हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, और E0 क्या होता है, E0 होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ER को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि एक सिस्टम था जो आप लोगों का रखा हुआ था वैक्यूम में, अभी उस सिस्टम को डाल दिया गया वाटर में, मतलब दो चार्जेस थे, कुछ फोर्स लग रहा था दोनों के बीच में, लिया दोनों को, गुस्सा और डाल दिया पानी में। और पानी के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 80। तो बताओ अभी फोर्स कितने गुना कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो ER मुझे पता है 80 होता है, तो FM बाय F0, M क्या है, पानी, F0 क्या था, वैक्यूम, वाटर, सॉरी एयर है ना। E0 बाय EM, E0 बाय EM क्या होता है, ये E0 बाय EM ER नहीं होता है, 1/ER होता है। देखो ना ध्यान से, यहाँ से देखो ध्यान से, E0 बाय EM जब इसको पलटोगे तो 1/एप्सिलॉन R आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी है ना, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि EM बाय E0 है यहाँ पे, और यहाँ पे E0 बाय EM है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/80। तो F इन वाटर क्या आ जाएगा, F इन वाटर आ जाएगा F वैक्यूम अपॉन 80, मतलब 80 गुना फोर्स कम हो जाएगा भाई। एयर में आपने चार्ज रखे थे, दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्शन चल रहा था, बहुत रिपल्शन चल रहा था, बहुत मारा मारी हो रही थी, गुस्सा आया, डाला पानी में, और पानी में जाते ही दोनों के बीच की फोर्स 80 गुना कम हो गई। समझे मेरी बात, 80 गुना कम हो गई फोर्स, और आपको चैन मिल गया, चलो शांति मिली। अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे कि दो सिस्टम थे, दोनों सिस्टम आपस में रखे हुए थे, और जो सिस्टम थे उसके बाद उनको डाल दिया गया ऑयल में, और ऑयल के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 42। तो बताओ अभी फोर्स में क्या चेंज आएगा, तो आप लिखोगे फोर्स 1/42 टाइम्स कम हो जाएगी, 1/42 टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब 42 टाइम्स कम हो जाएगी 1/42। ठीक, समझ में आई ये बात। अच्छा, अभी आप लोगों को ऐसा बोला कि ऑयल में रखा था तो फोर्स इतना लग रहा था, और ऑयल से वैक्यूम में ले जाया गया तो क्या होगा, और रिलेटिव परमिटिविटी 42 ही रखी, तो ऑयल से वैक्यूम में जा रहे हो, ऑयल से वैक्यूम में जा रहे हो तो ऑब्वियसली फोर्स बढ़ेगी, कितना, 42 टाइम्स। उल्टा हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है, ऑयल से वैक्यूम में जा रहे हो आप लोग, ऑयल से वैक्यूम में जा रहे हो, तो उल्टा करोगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, सो ये आप लोगों को परमिटिविटी का पूरा खेल यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी आप लोग थोड़ा बहुत देख लेना, टेक्स्ट बुक रीड कर लेना। तो बस यही केसेस थे यार परमिटिविटी के बारे में। एप्सिलॉन नॉट सबसे कम होता है, फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से, ऑब्वियसली देखो किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है वो हमेशा फ्री स्पेस से बड़ी ही होगी। फिर रिलेटिव परमिटिविटी होता है EM बाई E0, ठीक है। और फिर अगर फोर्स का रेशियो निकाले
तो फोर्स का रेशियो उल्टा हो जाता है E0 बाई एम। Fm बाई F0 क्या होता है E0 बाई एम। चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, F0 बाई Fm कर दो, तो ये ER के इक्वल आ जाएगा। इसको ही हमने पलट दिया, इसको पलटा तो ये भी पलटा, और EM बाई E0 क्या होता है ER होता है ना। तो ये छोटी मोटी बातें थी। आज पूरा का पूरा लेक्चर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख लिया। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, काफ़ी कुछ सीख लिया आज हमने। तो मैं एक बार पूरा का पूरा आपको रिवाइज करा देता हूँ और उसके बाद लेक्चर को हम लोग स्टॉप करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ सीखेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं इसी में कूलम्स लॉ भी पूरा क्वेश्चंस कराने वाला था। इसका वेक्टर फॉर्म है और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स है, उसमें तो जान हलक में आ जाएगी, है ना। खैर उससे कंपटीशन में क्वेश्चंस तो मैंने आते हुए नहीं देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस मुझे नहीं दिख रहे आते हुए उसमें से। फिर भी क्वेश्चंस आते कहाँ से, फिर कैपेसिटेंस हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये सबसे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे कंसेप्ट्स को एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, जितना कुछ मैंने आज पढ़ाया आपको। सबसे पहले मैंने चार्ज के बारे में बेसिक नॉलेज दी आपको, फिर मैंने आप लोगों को बताया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें मैंने सिस्टम का क्वेश्चन करवाया था कि जो टोटल चार्ज रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर मैंने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटाइज्ड मतलब जो Q होता है वो होता है प्लस माइनस NE, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, आधा या ढाई डेढ़ इतना चार्ज आप नहीं दे सकते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चार्जेस आप दे सकते हो। N होता है इंटीजर। फिर मैंने आप लोगों को बताया वेज टू ट्रांसफर चार्ज। ट्रांसफ़र करने के लिए हमने 4 तरीके देखे। पहला तरीका था हम लोगों का कि एक नॉर्मल कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर पे रख दो, दोनों के बीच में ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा तरीका था पोलराइज कराओ फिर ला के रख दो, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरा तरीका था फ्रिक्शन से, अर्थिंग से इलेक्ट्रॉन्स भेज दो, हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। चौथा तरीका था फ्रिक्शन से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दो। फिर पांचवी चीज़ हमने देखी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने ये देखा कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूनिट्स देखे, डायमेंशन देखे, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा और क्या देखा, उसके बाद हमने देखा परमिटिविटी के बारे में। परमिटिविटी में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने आपको कि E0 स्मॉलेस्ट होता है वैक्यूम के लिए। फिर मैंने ER का फॉर्मूला बताया EM बाय E0। अच्छा, कभी कंफ्यूजन हो जाए E0 नीचे रहेगा या E0 ऊपर रहेगा तो कैसे पता करेंगे। देखो हमें इतना तो पता है कि E0 जो है वो सबसे छोटा है और छोटे लोग हमेशा नीचे रहते हैं, ऐसे याद रखने का। फिर हमने इसका उल्टा रेशियो देखा कि Fm बाई F0 क्या रहेगा, तो वो इसका उल्टा आ जाता है, E0 बाई EM आ जाता है, ठीक है। इतनी ही चीज़ें आज हम लोगों ने देखी, सब कुछ मैंने रिवाइज करा दिया। अभी घर पे आप लोग क्या करोगे, कुछ मत करो, आराम करो, ठीक है, आराम करो। अभी क्या ही बोलूँ, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ को, उसके वेक्टर फॉर्म को, और छोटी मोटी थ्योरी जो दी है उसको डिस्कस करेंगे, और ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग एंट्रेंस लेवल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर अगले लेक्चर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे।